नमस्कार, एग्जाम है पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आकलन परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है। आप सभी आकलन परीक्षा की तैयारी के लिए अवश्य जुड़ जाएंगे। अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो आप सभी जुड़ जाएंगे। तो आज हम यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए कंप्लीट पर आधारित यह प्रश्न होगा और आपको यहाँ पर जैक मॉडल आधारित पर सारे एनसीईआरटी या ओब्लिक जैक का किताब जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर सारा नोट्स और पीडीएफ बना बनाया हुआ मिल रहा है। आप सभी यहाँ से अभी के अभी परचेज करके जरूर पढ़ लेंगे। सारे सब्जेक्ट का नोट्स आपको सब्जेक्ट वाइज जो है 30 रुपये में परचेज कर सकते हैं यहाँ से, चाहे जिस सब्जेक्ट का आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स चाहिए, क्योंकि जैक ने स्पष्ट कर दिया है कि पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्न ही आपको पूछे जाएंगे। तो आप पाठ्यक्रम जो आपकी टेक्स्ट बुक चलती है उस पर आधारित सारे नोट्स हाथ से लिखा हुआ बन गया है। आप यहाँ से जरूर परचेज कर लेंगे तो 30 रुपीज़ में आप खरीद सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं। और सारे महत्वपूर्ण वैसे ही प्रश्नों को केवल आप देख सकते हैं जो आपके आकलन एग्जाम में आने वाले हैं और 351 रुपये में पूरी क्लासेज कर सकते हैं। एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दे दिया गया है। 180 सेंटीमीटर लंबा तार है, उसको चारों तरफ से मोड़ के आयत का रूप दे दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी है। देखिए हम कहें यहाँ पर तार है, एक तार है, देखेंगे क्या कह रहा है। एक तार है, इसको पूरा चारों तरफ से जब मोड़िएगा आप तो ये पूरा कितना का है 180 सेंटीमीटर। तो ये चारों तरफ से घिरे हुए चीज को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर आयत का परिमाप आपको दे दिया है 180 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसका चौड़ाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी होगी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप पेरीमीटर जिसको हम लोग कहते हैं होता है आपका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना। परिमाप देखिए आपके पास 180 है बराबर 2 इंटू लंबाई, लंबाई कितना दिन नहीं दिया हुआ है लेकिन चौड़ाई आपको दिया हुआ है। चौड़ाई कितना दिया हुआ है आपको, तो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 30 हमने लिख लिया। ये 2 गुना के रूप में है तो 2 से 180 कट जाएगा 90 बार में, तो आपके पास बच जाएगा 90 बराबर एल प्लस 30। क्या बच जाएगा, 90 बराबर एल प्लस 30 आपके पास बचा, 90 बराबर एल प्लस 30। अब आपको एल निकालना है तो 30 को इधर बाउंड्री पार कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस होगा, यानी आप लिख सकते हैं 90 माइनस 30 बराबर एल। और 90 में से 30 घटाइएगा आएगा कितना, 60 आएगा। यही 60 आपका आंसर हो जाएगा। 60 किस में है, तो आप देख रहे हैं 60 आपका बी में है, यही आंसर इसका हो गया, ठीक है। अगला देखिए सरल कर मान बताओ। देखिए कितने अच्छे प्रश्न आपके सभी एग्जाम में आ रहे हैं। ये भी गुजरात और छत्तीसगढ़ का है वो प्रश्न है। 7/7 + 7 का मान क्या होगा, सरल करके आपको बताना है। तो इसके लिए देखिए आपको बदमाश यानी जिसको हम लोग कहते हैं बोर्ड मास का नियम याद रखिएगा। सबसे पहले ब्रैकेट्स का काम होता है, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का। इसी तरह से आपका काम होता है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा आप यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, 7/7। तो सबसे पहले भागा और जोड़ है, तो भाग, देखिए भागा के लिए डी का प्रयोग होता है और जोड़ के लिए ए का। तो पहले काम डी का होगा फिर ए का होगा। तो 7 में 7 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा और फिर 7 लिखेंगे। 1 और 7 अब कितना हो जाएगा, 8। यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 8 किस में है, सी में है, सी ही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 3.25 में 2 का स्थानीय मान बतावें। 3.25 में 2 का स्थानीय मान बतावें। तो देखिए स्थानीय मान बार बार आपको एक एग्जाम में आता है, आप याद रखिएगा। 3 दशमलव, ये दशमलव का स्थानीय मान है। तो दशमलव की इधर देखिए चलता है, दशमलव का जब आप बाएं तरफ चलेंगे तो इधर इकाई दहाई चलता है, ठीक है। लेकिन जब दशमलव के इधर आपको दाहिने तरफ जब चलना होगा, ए साइड दाहिने तरफ, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए दशांश होता है यानी बट्टा 10 होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, ससरांश होता है मैंने बट्टा 100 होता है। यानी 2 का यदि हम कोई पूछेगा कि 3.254 ऐसे करके है, 2 का क्या होगा तो आपको लिखना होगा 2/10। 5 का क्या होगा तो आपको लिखना होगा 5/100। 4 का क्या होगा तो आपको लिखना होगा 4/1000। इस तरह से करके इसका बनता है दशमलव के बाद वाला का, ठीक है। तो ये दशमलव के पहले वाले हो गया और ये दशमलव के बाद वाला। तो इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से दशमलव में बहुत अधिक उलझाता है आप लोगों को और यहाँ से स्थानीय मान पूछने पर बहुत का गलत होता है। तो गलत नहीं करना है क्योंकि एक नंबर आपको सेलेक्ट करना है। जेब खर्च में कौन सा समास है, समास का देखिए सारा नोट्स और वीडियो आपको यहाँ पर हिंदी का पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। आप 30 रुपये में हिंदी का नोट्स यहाँ से परचेज करके पढ़ लीजिएगा, जिसका वीडियो आपको फ्री में दिया जा रहा है। आप यहाँ से जुड़ करके जब भी तैयारी करेंगे तो आप देखिएगा हिंदी में 18 में 18 आपका आ जाएगा, एकदम कंप्लीट आ जाएगा, जो कि आपका टेक्स्ट बुक का बना हुआ है और जैक मॉडल का बना हुआ है और विभिन्न राज्यों का भी बना हुआ नोट्स है। जेब खर्च में कौन सा समास है, तो इसका विग्रह करेंगे। सबसे पहले समास पकड़ने के लिए विग्रह करते हैं। जेब खर्च मतलब होता है जेब के लिए
खर्चा, जेब के लिए जो खर्चा करता है उसको खर्चा करने वाला को जेब खर्चा कहते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं तो हमारा जेब के लिए खर्चा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देखिए के लिए क्या है, के लिए देखिए आपका कारक चिन्ह है, क्या है आपका कारक चिन्ह है। तो जिसका विग्रह करेंगे और यदि उसके लिए कारक चिन्ह आ रहा है तो वो आपको तत्पुरुष समास में चला जाएगा। किस में जाएगा, तत्पुरुष समास में। तो तत्पुरुष समास डी में है, ठीक है। अगला, हानि लाभ में कौन सा समास है, हानि लाभ में कौन सा समास है। देखिए इस तरह का समास आपको मिले और एक दूसरे का विपरीत मिलेगा, माने लड़ाई झगड़ा करने वाला। हानि का उल्टा क्या होगा, लाभ, और बीच में देखिए योजक चिन्ह मिलेगा, एकदम पहचान रखिएगा, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या होगा, विलोम होगा, विपरीतार्थक होगा और बीच में योजक चिन्ह होगा। तो विलोम माने उल्टा चलेगा आपका, तो आपके बीच क्या होगा, द्वंद्व होगा ना, लड़ाई होगा ना। आप कहिएगा कि नहीं आज तुमको स्कूल जाना है, अगला व्यक्ति कहेगा आज हम नहीं जाएंगे, कोई कहेगा कि नहीं छुट्टी नहीं मिलेगा, आप कहेगा नहीं छुट्टी लेना, तो ये क्या हुआ, लड़ाई होगा ना। तो यही दोनों विपरीत में होते हैं, इसलिए इसमें लड़ाई होते रहता है। और लड़ाई होना को क्या कहते हैं हम लोग, देखिए द्वंद्व, क्या कहते हैं इसको, द्वंद्व करना, मतलब लड़ाई करना। तो जिसमें एक दूसरे का अपोजिट हो, विपरीतार्थक चिन्ह हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो, तो आपको द्वंद्व में एकदम मार देना है, टिक कर देना है, द्वंद्व को कभी भुलाइएगा नहीं ना। अगला प्रश्न है, नवरात्र में कौन सा समास है, नवरात्र का कौन सा समास है, विग्रह कीजिए। नवरात्र का मतलब क्या है, नौ रात्रों का समाहार, नौ रात्रों का समाहार को नवरात्र कहते हैं, जिसमें नौ रात जो है यहाँ पर काम होता है। तो नौ रात्रों के समाहार को यहाँ पर क्या कहते हैं, नवरात्र कहते हैं। और देखिए नौ क्या चीज़ है, तो नौ संख्यावाचक शब्द है, नौ क्या है, संख्यावाचक शब्द है। तो जिसमें संख्यावाचक शब्द लगा हुआ रहेगा वो आपका यहाँ पर चला जाएगा। आप देख लेंगे यहाँ पर दिवगु, दिवगु, दिवगु माने भी दो और यहाँ पर नौ, तो संख्या संख्या मिलेगा तो दिवगु में चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, दशानन में कौन सा समास है। दशानन का मतलब होता है, देखिए 10 हो आनंद जिसका, 10 हो आनंद जिसका, उसी का नाम है दशानन। लेकिन इसका विपरीत, इसका जो है एक विशेष अर्थ निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं रावण। तो देखिए संख्यावाचक जरूर है, संख्यावाचक जरूर है, लेकिन इसका विशेष अर्थ निकल रहा है। तो आप संख्यावाचक है तो उसको द्विगु में मत डालिएगा, आप उसको संख्यावाचक और विशेष अर्थ निकल रहा है तो आप उसको बहुब्रीहि समास में डालिएगा। किस में डालिएगा, बहुब्रीहि समास में डालिएगा। एकदम कंफर्म हो लीजिएगा, माथा को ठोक लीजिएगा, नहीं तो गलत करके मत आ जाइएगा ना। अगला, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विथ ए एन और द एज मे बी सूटेबल, मतलब आपको इस सेंटेंस में ए एंड द का प्रयोग करना है, जहां पर जो सूटेबल लगता है, उपयोगी लगता है, आप करेंगे, ठीक है। अगला है, आई शैल गिव यू 1 रुपी नोट, ठीक है। आई शैल गिव यू 1 रुपी नोट, 1, देखिए ए एन लगाने के लिए आप सीधे आइए और उसको हिंदी में लिखिए, जो उच्चारण कर रहे हो 1, वह आ रहा है ना। अब बताइए वह कहाँ से आता है, क से लेके ज्ञ तक के बीच में वह आता है कि नहीं आता है। तो जिसमें क से ज्ञ तक के बीच में जो संख्या, जो अक्षर आएगा उच्चारण करने पर या लिखने पर, तो उसी को हमको यहाँ पर देखना है, न कि यहाँ पर लेटर देखना है, लेटर नहीं देखना है, ये हिंदी उच्चारण आप देख लीजिएगा। तो वह आ रहा है, वह क से ज्ञ के बीच में आता है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। क्या लगेगा, ए लगेगा। तो ए किस में है, ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, दिस इज यूजफुल वर्क, दिस इज यूजफुल वर्क। देखिए यहाँ पर यूजफुल क्या लिखा रहा है, पढ़िएगा, यूजफुल, यूज, तो य का मंत्र है, य का मंत्र है यू, है ना। तो जो य का मंत्र है, तो क से लेके ज्ञ तक के बीच में य आता है कि नहीं, आता है ना। तो क से लेके ज्ञ के बीच तक में यदि कोई आ रहा है यहाँ पर वर्ड्स का उच्चारण, साउंड्स, तो उसमें ए लगाना है। क्या लगाना है, ए लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दिस इज क्या हो जाएगा, अ यूजफुल वर्क। वेरी गुड। अब आप बात को समझ रहे होंगे। तो हिंदी इंग्लिश सारा चीज़ इसमें हम दे रहे हैं, जो कि आपको एक एग्जाम पैटर्न की तरह है। तो आप अपने और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और जरूर सभी को जोड़िएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और ऐसा ही प्रश्न लगभग आएगा आपके एग्जाम में। होनेस्टी इज डॉट 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 बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ये बेस्ट है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री है। वो कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे गुड का क्या होता है, गुड का गुड होता है, एक बेटर होता है और एक बेस्ट होता है। तो ये बेस्ट जो है आपको सुपरलेटिव डिग्री में आता है। अब सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसके पहले आपको द लगाना है। तो होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसलिए बेस्ट के पहले क्या लगेगा, यहाँ पर द लगेगा। वेरी गुड। चलिए अगला देखिएगा, आई बाउट अम्ब्रेला लास्ट वीक। अब देखिएगा, अगर आपको ए एन कोई बोल रहा है, अगर यू देखिएगा तो आपको यहाँ पर उसके अनुसार एन लगाना है, लेकिन आप पहले उसका हिंदी को देख लीजिए, सबके लिए है। तो अम्ब्रेला हम लोग किसके कैसे लिखते हैं, उसको लिखिए अम्ब्रेला, यही लिखते हैं ना। पहला अक्षर क्या आ रहा है, अ आ रहा है ना,
क्या चीज़ है आपको, तो अ से लेके अ तक यदि कोई अक्षर आ रहा है तो उसके पहले एन लगाना है। क्या लगाना है? एन लगाना है, ठीक है। तो अ से अ के बीच में है, इसलिए आई बाउट एन अम्ब्रेला। क्या हो जाएगा? एन अम्ब्रेला हो जाएगा। अगला है अर्थ मूव्स अराउंड डॉट 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 सन, यानी देखिए यहाँ पर अर्थ है, वैसी चीज़ें दिमाग रखिएगा, वैसी चीज़ें जो दुनिया में अपनी तरह से केवल एक है, ओनली वन इन यूनिवर्स, ब्रह्मांड में, उसके पहले द लगता है। तो अर्थ अकेले हैं, इसलिए इसमें लगेगा द सन मूव्स अराउंड द सन, तो दोनों द ही लगेगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। द आप लगा सकते हैं, ठीक है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है, आपको बताना है कि मानव नेत्र जो होता है उसमें किस प्रकार का लेंस रहता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या अभ्यावतल लेंस। देखिए मानव नेत्र जो होता है हमेशा एक उत्तल लेंस होता है। तो दिमाग रखिएगा, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि मानव नेत्र क्या होता है, एक उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। अगला है घर्षण हमेशा हानिकारक है, लाभदायक है, न हानिकारक है न लाभदायक है, कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक। देखिए यदि घर्षण नहीं हो तो हम लोग बस देख रहे हैं, कार देख रहे हैं, मोटरसाइकिल देख रहे हैं, उसको नहीं चला पाएंगे, क्योंकि घर्षण के कारण ही ब्रेक लगता है और हम कहीं भी रुक सकते हैं। लेकिन उसका एक नुकसान भी है। तो घर्षण के कारण क्या होता है? ब्रेक के रबड़ खिया जाते हैं, जो रिम होता है वो खिया जाते हैं। तो देखिए ये नुकसान है तो फायदा भी है आपको ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हमने नुकसान और फायदा आपको दोनों ही बता दिया कि क्या इससे नुकसान क्या इससे फायदे हैं। तो घर्षण से दोनों चीज होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्वों में सबसे कठोर तत्व है, 1 लाख बार परीक्षा में आ गया है ना, हीरा, ग्रेफाइट, सोना या चांदी। तो इसका सबसे अधिक कौन होगा? तो हीरा। प्रकृति पर पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ में हीरा होता है। एक द्रव ईंधन का उदाहरण है, इसमें कौन ऐसा ईंधन है जो लिक्विड के रूप में रहता है? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन या सभी, ठीक है। तो एक द्रव ईंधन का उदाहरण जो है द्रव ईंधन के रूप में लिक्विड के लिए, वो इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी का ये सही है, ठीक है, सभी का सही है। विद्यार्थियों की शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यार्थियों की शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? आनुवंशिकता की, वातावरण का, ए और बी दोनों, मतलब आनुवंशिकता और वातावरण दोनों, और एक है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा यहाँ पर ए और बी दोनों। आनुवंशिकता भी प्रभावित करता है और आपको जो है यहाँ पर वातावरण भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, इसलिए ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहते हैं? प्रसव पूर्व अवस्था, बचपन, उत्तर बाल अवस्था या पूर्व किशोरावस्था, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे, देखिए प्रसव पूर्व अवस्था, ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। इसका राइट आंसर ए है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशल से संबंधित है? इसमें कौन ऐसा है जो शिक्षण कौशल संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ए सभी ना। क्या हो जाएगा? ए सभी हो जाएगा आपका। अगला है, एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, किस प्रकार के दोष से ग्रसित है? किस प्रकार के दोष से ग्रसित है आपको बताना है। डिसलेक्सिया, अफेजिया, डिसअफेजिया या कोई नहीं, ठीक है। तो एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, इसका मतलब है वो डिसलेक्सिया से प्रभावित है। क्या है? डिसलेक्सिया से बच्चा वो प्रभावित है, इसकी जांच करवानी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। चलिए अगला 12 है, उसके बाद 144 है, तो 15 का क्या होगा? देखिए 12 है और 144, 144 मतलब ये 12 का स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद देखिए आ गया यहाँ पर आगे, तो ये 15 है, तो ये क्या होगा? 15 का स्क्वायर होगा। 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 होगा, ठीक ना। 15 का स्क्वायर 225 होगा। 225 का राइट आंसर हो गया, जो आपका बी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ? बी में। 20 का राइट आंसर हो गया। अगला, जिस प्रकार गर्म का संबंध ठंडा से है, उसी तरह भारी का संबंध किससे है? कम, बड़ा, हल्का या छोटा। रीजनिंग सेक्शन के अंतर्गत आपका आ रहा है एग्जाम में, तो आप सभी रीजनिंग सेक्शन को अच्छा तरह से देख लीजिएगा। इसमें 20 में 20 और 25 में 25 मिल जाएगा। तो जिस प्रकार गर्म का संबंध ठंडा से है, उसी तरह भारी का संबंध किससे है? तो भारी का क्या होता है बताइए? हल्का होता है। भारी का हल्का होता है। तो इस तरह से नज़र को पार के रखिएगा, बहुत जल्दी जल्दी आपको प्रश्न बनेगा लास्ट में, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा पजल है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अब देखिएगा ए बी, उसके बाद है बी सी, तो ई एफ, तो अगला क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए बी बी सी चल रहा है ना। इसी तरह से क्या होगा? तो ई एफ और एफ जी, यही होगा एफ जी, ठीक है। क्या होगा? एफ जी किस में है? सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता? आपको बताना है कि इसमें पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है। कोयला, डीजल, मोम या ग्रीस, ठीक है। तो देखिए पेट्रोलियम से जो होता है, एक कोयला नहीं प्राप्त किया जा सकता, ठीक है। कोयला से पेट्रोलियम नहीं प्राप्त किया जा सकता है।
वनोन्मूलन के फलस्वरूप कौन सा वायुमंडलीय गैस के संगठन स्तर में वृद्धि होती है? देखिए, वनोन्मूलन का मतलब है वनों की कटाई किया जाना, वनों का ह्रास किया जाना। तो जब वनों की कटाई की जाएगी तो कौन सा गैस के स्तर में वृद्धि होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ओजोन O3 या जलवाष्प। ठीक है, तो देखिए जो वनोन्मूलन के फलस्वरूप जो होगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ेगी तो पृथ्वी पर गर्मी का, विश्व उष्णन का प्रभाव पड़ेगा। यानी वनोन्मूलन के फलस्वरूप कौन सी गैस के स्तर में वृद्धि होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के स्तर में वृद्धि होगी। ओजोन के संबंध में सही कथन का चयन करें। इसमें ओजोन जिसका सूत्र O3 होता है, उसके संबंध में सही कथन क्या है आपको इसमें से चुनना है। हमारे वायुमंडल में ओजोन का 7.3% है। देखिए हमारे वायुमंडल में ओजोन 7.3% है ही नहीं। हमारे वायुमंडल में आप जानते होंगे कि 78% जो है नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.002% जो है आपका कार्बन है। अन्य सभी में ये आता है। ठीक है, तो 0 पॉइंट में जाना चाहिए था, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 7.3, जो कि ये गलत है। ठीक है, ओजोन का रासायनिक सूत्र O2 होता है, ये भी गलत है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की गर्मी से रक्षा करता है, ये बिल्कुल सही है कि ओजोन जो होता है एक परत है, लेयर है, जो यहाँ पर क्या करता है तो पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके ये हमें क्या करती है? बचाती है। ठीक है, अगला है ओजोन CFC गैस निकालता है, बिल्कुल गलत है ये, तो इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत? आपको बताना है कि वायुमंडल जो है उसमें ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है। तो ऑक्सीजन गैस जो होता है देखिए 21% है। ठीक है, और नाइट्रोजन गैस जो है 78% है। तो ऑक्सीजन गैस 21% है। ठीक ना, अगला अधिगम क्या है? जो कुछ हम जानते हैं ऐसा नहीं है। व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक प्रभाव, ये भी नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य है। ठीक है, तो अधिगम में हम क्या करते हैं? इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर सी है कि अधिगम जो है प्रत्यक्ष रूप से सामने देख करके उसका अवलोकन कीजिए और उसका माप आप कर सकते हैं, तो वो आपका अधिगम यहाँ पर है। या विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित है। तो अधिगम जो होता है वो सीमित नहीं होता है, लाइफ टाइम आप सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। लाइफ टाइम का चीज होता है, जीवन भर जीवन प्रयत्न चलते रहता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस पर बल देता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस पर बल देता है? मुख्य धारा पर, एकीकृत शिक्षा पर, समावेशी शिक्षा पर या पृथक्करण पर, किस पर देता है? ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है आपको समावेशी शिक्षा पर बल देता है। ये मुख्य रूप से समावेशी शिक्षा पर केंद्रित है। बच्चों की गलतियां क्या होती है आपको देखना है। बच्चों की गलतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है? नहीं, बच्चे तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में करते ही हैं, उसका महत्व होता है। प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, ये भी चीज नहीं है। बार बार अभ्यास से सुधारा जा सकता है, ये भी नहीं है। और यह अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उसके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देता है। ये बिल्कुल सही है कि बच्चे की जो गलतियां होती है वो क्या है, तो जो लर्निंग चल रहा था उसका एक भाग है, जो आप सिखाते हैं उसके अंतर्गत ये कुछ कुछ गलतियां जो होती है होती रहती है, अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों के एक अंतर्दृष्टि देती है। बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, राइट आंसर डी है। एक बच्चा का बुद्धि लब्धि 70 है, वह बच्चा किस प्रकार का है? प्रतिभाशाली है, मूर्ख बच्चा है, तीव्र बुद्धि वाला है, तेज बच्चा है। यदि बच्चा का बुद्धि लब्धि 70 तक है तो मूर्ख बच्चा है या जड़ बुद्धि का बच्चा है, उसको हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न मैथ सेक्शन का हो जाएगा। यदि x बराबर 1, y बराबर 2, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बतावें क्या होगा। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा आपको बताना था। तो ठीक है, x का मान 1 है तो इसको हम करेंगे 1 का स्क्वायर, y का मान 2 है तो इसको करेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर देखिए 1 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 1 और 4 कितना होता है? 5। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। मान ज्ञात कीजिए 0.25 भागा 0.05। चलिए मान ज्ञात करते हैं। 0.25 और भागा है 0.05। देखिए नीचे से जब दशमलव हटाते हैं तो ऊपर क्या होता है? 2 अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर 100 बैठ गया, और ऊपर से जब हटाएंगे तो नीचे भी मेरा दशमलव 2 अंक के बाद था तो 2 को 0 बैठ गया एक पर, यानी ये भी 100 और ये 100 कट गया, तो हमारे पास बच गया है ऊपर 25 और नीचे 005 का मतलब 5, तो 50 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर 5 होगा। ठीक है, तो 5 किस में है? सी में है, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, बहुत बार देखिए प्रश्न पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/2 भुजा का स्क्वायर, √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/2 भुजा का स्क्वायर या √3 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है देखिए √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यही होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगला देखिएगा,
12/4 गुने 12-6 का मान बतावें। ठीक है, तो चलिए बोर्ड मास के नियम से आप लोगों को यह बता दिया गया है। बोर्ड मास यानी पहले ब्रैकेट्स का काम, फिर ऑफ का काम, फिर डिवाइड का काम, फिर मल्टीप्लाई का काम, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इसको याद रखिएगा, ये बदमाशवा का नाम याद रखिएगा, बदमाश, बदमाश से हम कहते हैं, समझ गए। बदमाश सीख जाए ना, तो यहाँ से 1 नंबर आपका एकदम छप रहा है क्वेश्चन, तो बदमाश याद रखिएगा। तो देखिए ये क्या है, भाग है, भाग मैंने डी हो गया, और ये क्या है, मल्टीप्लाई है, गुना, गुना मतलब एम हो गया, और ये क्या है, सब्ट्रैक्शन मैंने एस हो गया। तो देखिए ये बैठल है, तो हम नियमानुसार बैठल, पहले डी के काम होगा, फिर एम का काम होगा, फिर ए से काम होता है। डी के काम कीजिए ना, 12 में 4 से भाग दीजिएगा, बताइए कितना बचेगा, 3 बच गया ना। अब 3 गुने 12-6 हो गया। अब सेकेंड बार केकरा काम कीजिएगा, गुना है और घटाव है, तो पहले गुना एम के काम होगा, तब ए के काम होगा। तो एकरा कीजिए ना, 3 गुने 12, तो देखिए कितना हो गया, 36, अब माइनस हो गया 6, 36 में से 6 घटाइएगा तो कितना आएगा, बताइए, 30 आएगा ना। तो 30 से एक आंसर हो जाएगा। 30 किस में है, डी में है और सी में है। तो देखिए यहाँ गलती से सी और डी दोनों में 30 लिखा गया है, तो आप सी मारे होंगे तो भी सही, डी मारिएगा तो भी सही, डी 30 आंसर होगा ना। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल इन द फ्लोइंग सेंटेंस। माय ब्रदर इज इन इंडियन आर्मी, ए एन और द लगेगा, क्या लगेगा, देखिए माय ब्रदर इज इन, अगर यहाँ पर केवल आर्मी रहता तो एन लगता, लेकिन इंडियन आर्मी है इसलिए यहाँ पर आपको द लगाना है, क्या लगाना है, द लगाना है। राइट द अंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रॉफिट। अंटोनिम विपरीतार्थक शब्द बताना है, विलोम शब्द आपको बताना है। ठीक है, प्रॉफिट का क्या होता है, प्रॉफिट मतलब होता है, देखिए यहाँ पर लाभ, प्रॉफिट मतलब लाभ होता है, तो लाभ का उल्टा क्या होगा, तो आपके दिमाग में होगा कि लाभ का उल्टा हानि होगा। ठीक है, हानि इसमें किसका है, तो देखिए सी, लॉस, लॉस में क्या होता है, हानि होता है, तो ये लॉस इसका अंटोनिम हो जाएगा। राइट द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब बाय। देखिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं प्रेजेंट पहला रूप, वर्ब का पहला रूप, फिर पास्ट V2, फिर पास्ट प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल V3 हो गया, फिर यहाँ पर V4 ING और फिर लेते हैं V5 लेते हैं ना। तो V1 बाई होता है, तो V2 उसका क्या होता है, बाउट होता है, क्या होता है, बाउट होता है, BOUGHT। तो यहाँ पर पास्ट टेंस रूप उसी को V2 को कहते हैं, तो V2 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, बाउट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा, ओह द डॉग इज डेड, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस। ठीक है, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव है, एक्सक्लामेटिव है या इंपरेटिव है। ठीक है, देखिए कभी भी इस तरह का साइन लग जाए आपका कोई भी सेंटेंस में, इस तरह का साइन, तो ये देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, हिंदी में कहते हैं, और एक अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्लामेशन, क्या कहते हैं इसको, एक्सक्लामेशन साइन। ठीक है, तो एक्सक्लामेशन साइन जिसमें रहेगा उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या एक्सक्लामेशन सेंटेंस, जो भी नाम देगा आपको ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सक्लामेशन सेंटेंस जो है आपका वो किस में है, तो सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर या 14 सितंबर, कब मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए हिंदी दिवस जो है वो आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक ना। देखिए अगला है कि इसमें ऊष्म व्यंजन कौन सा है, बहुत बड़ा है ऊष्म व्यंजन, तो वैसा व्यंजन जिसमें बोलने से मुख से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, और मुंह से रगड़ खा के वह ऊष्मा के रूप में निकलती है, तो उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन में देखिए कौन कौन आता है, तो तालब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह, इतना आता है 4 गो, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ तालब सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, तो ये स वाला जितना होता है ना, देखिए ऊष्म स आ रहा है ना, तो स वाला सब डाल दीजिएगा ऊष्म व्यंजन में, बात समझ गया ना। चलिए शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, इसमें शुद्ध कौन लिखल है से बताना है आपको, आहार, आकाश, नारी या तिथि। देखिए आहार बिल्कुल शुद्ध शब्द है, आकाश नहीं होता, देखिए गलत है, आकाश लिखते हैं हम लोग, आकाश, आकाश, ये सही होता है, ये गलत है। अब देखिए नारी ऐसे नहीं होता, नारी, री में दीर्घ होता है, ये सही, ये गलत है। अब तिथि, तो ठीक है, तो तिथि देखिएगा, तिथि, इसमें उल्टा लिख दिया गया है, तो सही कौन है, आहार है, सही आहार है। ठीक है, मुरलीधर कैसा शब्द है, मुरलीधर कैसा शब्द है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए मुरलीधर 2 गो शब्द है, एगो मुरली है और एगो धर है। ठीक है, तो मुरली को जो धारण करता है उसको मुरलीधर कहते हैं। ठीक है, तो ये यौगिक शब्द हो सकता है, लेकिन मुरलीधर किसको कहते हैं, यहाँ पर विशेष अर्थ निकल रहा है, श्री कृष्ण जी के मुरली बजावेला। ठीक है, तो यहाँ पर जब विशेष अर्थ निकलेगा तो वो देखिए योगरूढ़ में जाएगा, किस में जाएगा, योगरूढ़ में जाएगा, तो ये योगरूढ़ इसका आंसर हो जाएगा। अनुकूल का विलोम शब्द है, आपको बताना है कि यहाँ जो अनुकूल है उसका विलोम शब्द क्या है, आकलन है, प्रतिकूल है, कूलन है या चूलन है। ठीक है, तो अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है, प्रतिकूल होता है, क्या होता है, प्रतिकूल होता है। ओके, यदि प्योर का कूट शब्द क्यू भी एसएफ है
तो श्योर का कूट शब्द क्या होगा भैया? तो देखिए यहाँ पर प्योर लिखा हुआ है, PURE, प्योर। प्योर का कूट शब्द क्या लिखा है? देखिए QVSF लिखा हुआ ना। तो देखिएगा P के बाद Q, U के बाद V, R के बाद S, E के बाद F, एक वाला चल के आ रहा है ना। तो वही चीज आप इसमें भी कीजिए, वही चीज जो है आप इसमें भी कर लीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे हम? तो देखिए इसमें हम करेंगे Q क्या है आपका? श्योर, SURE, श्योर। तो S के बाद क्या होता है? T, U के बाद क्या होता है? V, R के बाद क्या होता है? S, E के बाद क्या होता है? F, यानी TVSF होगा। क्या होगा? TVSF। TVSF किस में है? बी में, नंबर में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। असंगत ज्ञात कीजिए, इसमें अलग कौन है आपको बताना है, इसमें अलग कौन है आपको बताना है, ठीक है। इसमें अलग कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और सूर्य, ठीक है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सभी क्या है? ग्रह है, ये सभी ग्रह है। लेकिन हमारा सूर्य क्या है? एक मध्यवय तारा है। हमारा सूर्य क्या है? एक मध्यवय तारा है। तो इसमें अलग सूर्य है। अलग क्या है? सूर्य है। डी इसका आंसर हो जाएगा ना। श्रेणी का गलत पद ज्ञात कीजिए। इस श्रेणी में कुछ गलत पद है, आपको बताना है कि कौन सा पद गलत है, ठीक है। कौन सा पद गलत है? देखिए 2 है, 4 है, 12 है, 48 और 241। तो देखिए 2 में 2 से गुना किए तो 4 आया, और फिर 4 में 3 से गुना किए तो 12 आया, और 12 में देखिए 4 से गुना किए तो 48 आया। अब ये 48 में कैसे गुना करेंगे? तो एक बार 2 से, 3 से, 4 से, तो अब 5 से गुना करेंगे। तो 48 में 5 से गुना करेंगे तो देखिए 8 पचे 40 होगा, और क्या हो जाएगा? 4 पचे 20 और 4 24, 240 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 241 है। तो 241 गलत है, यही गलत है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। रिक्त स्थानों को भरें, रिक्त स्थान के भरना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 0, 2 और 0 हो रहा है। तो 0 में 2 से गुना किए तो 0। अब देखिए 3 में 2 से गुना किए तो 6। अब यहाँ 12 आया, तो 3 में कितना से गुना करेंगे तो 12 आएगा? बताइए। 4 से गुना करेंगे तो 12 आएगा ना। तो यहाँ पर 4 आंसर होगा। 4 आंसर के कर में है? सी में है।